नमस्कार, लाउड इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूँ संतोष भारती। आपने ज़ोहरान ममदानी का नाम सुना है? आप में से बहुतों ने सुना होगा, अब तो आपको याद भी हो गया होगा। ये वही सज्जन हैं जो न्यूयॉर्क के नए मेयर चुने गए हैं और जब न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव हो रहा था, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये कहा था कि अगर ये कम्युनिस्ट है, ये पागल है, अगर ये चुना गया तो मैं न्यूयॉर्क का बजट घटा दूँगा, न्यूयॉर्क को पैसा नहीं दूँगा। इसके बावजूद न्यूयॉर्क में चुनाव हुआ और वहाँ के मुसलमानों ने, वहाँ के हिंदुओं ने और वहाँ के रहने वाले अमेरिकन्स ने, जो काले और गोरे दोनों हैं, उन्होंने ममदानी को, ज़ोहरान ममदानी को बम्पर वोट दिए और वो न्यूयॉर्क के मेयर चुने गए। सारी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ अभियान चल रहा है। अमेरिका में भी मुसलमानों के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने अ, म वो जो ट्विन टावर उड़ाया था और अमेरिका में मुसलमानों को लेकर के भी एक बड़ी घृणा उस समय थी। लेकिन ये अमेरिकी लोकतंत्र की का खास उज्ज्वल चेहरा है कि इसके बावजूद उन्होंने एक मुस्लिम नाम वाले शख्स को न्यूयॉर्क का मेयर चुना और ट्रंप की खिलाफत के बावजूद। मैं फिर दोहराता हूँ, ट्रंप ने कहा ये कम्युनिस्ट है, ये पूरा पागल है, अगर इसको वोट दिया तो मैं न्यूयॉर्क को दिए जाने वाले बजट को कम कर दूँगा या खत्म कर दूँगा। इसके बावजूद अमेरिका के रहने वाले अमेरिकी काले, गोरे, हिंदू, मुसलमान, जूस और वहाँ के जितने भी धर्म वाले लोगों ने मिल कर के एक साथ ममदानी को वोट दिया। मैं इसी जज़्बे की लोकतंत्र की तारीफ़ कर रहा हूँ और यही लोकतंत्र का दुनिया में सबसे उज्ज्वल चेहरा है कि आपके अपने जो जो अपने जो राय हैं, वो एक तरफ है, लेकिन लोकतंत्र के लिए क्या बेहतर है, उसको ध्यान में रख के आदमियों का चुनाव करना, यही लोकतंत्र की विशेषता है और जिसको लेकर के अमेरिकन्स ने अमेरिका ने सारी दुनिया के सामने एक रास्ता दिखाया लोकतंत्र के लोगों को, जो जिनका भी डेमोक्रेसी में विश्वास है। वही ज़ोहरान ममदानी कल न्यूयॉर्क के राष्ट्रपति से मिले, ट्रम्प से मिले। ट्रम्प ने उन्हें मिलने के लिए व्हाइट हाउस में बुलाया और व्हाइट हाउस में जब बुलाया, तो ट्रम्प ने जब सवाल पूछा किसी ने, तो पूछा पत्रकारों ने कि क्या आप इनको अब भी तानाशाह कहते हैं? ट्रम्प ने ज़ोहरान ममदानी की तरफ घूम करके कहा, "हाँ, कह दो कि मैं तानाशाह हूँ।" ये ये अमेरिकी लोकतंत्र का या डेमोक्रेसी का एक सबसे मज़ेदार चेहरा है। जब ट्रम्प ने कहा, "कह दो कि अ, म मैं तानाशाह हूँ," तो ज़ोहरान ममदानी ने वहाँ पर बिल्कुल भी अपनी बात नहीं छुपाई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हम वो ट्रम्प से मिले, लेकिन उन्होंने ट्रम्प के सामने समर्पण नहीं किया। उन्होंने ट्रम्प के सामने न्यूयॉर्क का अपना नक्शा रखा और न्यूयॉर्क को दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर बनाने का वादा वादा किया। इसके ऊपर ट्रम्प ने कहा कि ज़ोहरान ममदानी, आप जैसा मेयर पाकर के न्यूयॉर्क बहुत भाग्यशाली है और काश आप वाशिंगटन में भी होते और वाशिंगटन को भी ऐसा ही बनाते। ये ट्रम्प की तारीफ और ट्रम्प ने जिस तरीके से खुले बाहों के साथ, खुली भाषा के साथ ममदानी का ज़ोहरान ममदानी का स्वागत किया, उसके लिए ट्रम्प को बधाई देनी चाहिए। आप में से बहुतों को ये नहीं याद होगा कि ट्रम्प के विरोध करने के बावजूद ये आखिर आप में से बहुतों को पता होगा, लेकिन मैं दोहराता हूँ कि ज़ोहरान ममदानी हैं कौन? ज़ोहरान ममदानी भारतीय मूल के हैं। इनकी माँ मीरा नायर हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी फ़िल्में बनाई हैं, जो ऑस्कर तक में गई हैं। मीरा नायर दुनिया का बहुत मशहूर नाम है। ये मीरा नायर के पुत्र हैं। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क को दुनिया का सबसे बेहतर शहर बनाने का वादा किया है। लेकिन ज़ोहरान ममदानी का एक दूसरा चेहरा सामने आया है, जिसे लोगों ने अपनाया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, दिल्ली की जेएनयू में
मशहूर नाम उसको जेएनयू के नाम से जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। चारों पद उन लड़कों ने जीत लिए हैं, आइसा के लड़कों ने, जो वामपंथी विचारधारा के माने जाते हैं। पूरे तौर पर विद्यार्थी परिषद या दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग जेएनयू से साफ हो गए हैं। एक भी सीट किसी को नहीं मिली। चारों सीटें आइसा के लोगों ने जीती, जो वामपंथी दल के लोग माने जाते हैं। आप में से बहुत देखते होंगे आइसा के संस्थापक सदस्यों में अ अ, हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भूतपूर्व अध्यक्ष भी हैं, जो आपके सामने आते हैं। तो मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अब छात्रों ने, जो बागी छात्र माने जाते हैं, जो छात्र वामपंथी विचारधारा के माने जाते हैं, और वामपंथ को वो लोग अब उस जो शाब्दिक अर्थ है उसमें नहीं लेते हैं। वामपंथ को वो लेते हैं जो लोगों के हित के लिए काम करे, जो छात्रों के हित के लिए काम करे, आम छात्रों के लिए काम करे। ऐसे लोग, जेएनयू के लोगों ने हम हमजान ममदानी के समर्थन में नारे लगाए, और उन्होंने ममदानी को अपना आदर्श माना। जो मैं मुख्य बात आपसे कहना चाह रहा हूँ ये कि वही नहीं, दुनिया में जहाँ भी लोग प्रो पीपल काम करना चाहते हैं, खासकर नौजवान, और ये कमाल की चीज़ है कि ममदानी खुद भी बहुत बड़े मतलब नौजवान तो हैं ही हैं, शुद्ध वामपंथी विचारधारा से ने जो इस जो सत्ता पक्ष की विचारधारा है, जो दक्षिणपंथी विचारधारा है, उसको नहीं मानते, ना आर्थिक नीतियों में, ना वैचारिक नीतियों में। तो ममदानी को ये सारे लोग, दुनिया भर के छात्र, नौजवान, जो अपने यहाँ की सत्ता से बगावत करना चाहते हैं, जो अपने यहाँ की सत्ता से असंतोष ज़ाहिर करना चाहते हैं, जो उसके साथ नहीं खड़े होना चाहते हैं, वो सारे लोग ममदानी के साथ हैं। और ये कमाल की चीज़ है कि ममदानी दुनिया के उन छात्रों का, जो स्थापित व्यवस्था से, जो एस्टेब्लिशमेंट से अपने को अलग रखते हैं, जो उनसे अलग होना चाहते हैं, जो विरोध करना चाहते हैं, उन लोगों ने ममदानी को अपना हीरो मान लिया है। और ये बड़ी कमाल की चीज़ है। अभी हिंदुस्तान में चुनाव हुए। हिंदुस्तान के चुनाव में बहुत सारे सवाल आए, और इसकी 2 ख़ास चीज़ें हैं। एक तो ये कि जितने वोट पड़े, उससे बहुत ज़्यादा वोट, करीब 35 लाख से ज़्यादा वोट ज़्यादा गिने गए। चुनाव आयोग ये नहीं बता पा रहा है कि ये वोट कहाँ से आए। हर पोलिंग बूथ में बढ़े हुए वोट कहाँ से आए, और टोटल जो वोट जो जो ज़्यादा पड़े हैं बिहार में, वो कहाँ से आ गए? जबकि चुनाव इलेक्शन कमीशन ने एक आंकड़ा दिया था कि इतने वोट पड़े हैं पूरे चुनाव में, और उससे लाखों वोट ज़्यादा पड़े। ये कैसे हो गया? कोई नहीं जानता। ये कोई नहीं जानता। अब आज भी अमित शाह जी ने कहा है कि हम हर हाल में, जो हमारे घर में घुसपैठिए आ गए हैं, उनको हम एक-एक घुसपैठिए को बाहर निकालेंगे। अब घुसपैठिए आए, आपकी सरकार में आए, उसको अ, उसके आईडी प्रूफ सरकार ने बनाए, उनको चुनाव में 2024 के चुनाव में वोट देने का अधिकार इसी चुनाव आयोग ने दिया, और अब उन लोगों को कहा जा रहा है कि आप घुसपैठिए हैं, आप चुनाव से दूर चले जाएँ। ज़रूर दूर चले जाएँगे, पर सरकार को ये तो बताना चाहिए कि ये घुसपैठिए आखिर इस चुनाव की प्रक्रिया में शामिल कैसे हो गए? सरकार आपकी, चुनाव कमीशन आपका, बीएसएफ आपकी, सेना आपकी, कहाँ से ये आ गए और कहाँ से इस चुनाव में शामिल हो गए? तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में कुल मिलाकर के जो राहुल गांधी और मोदी जी में एक बुनियादी फ़र्क देखने को आया, कि हमने देखा कि मोदी जी इस चीज़ की परवाह नहीं करते हैं कि जो चुनाव है, वो चुनाव किस भाषा में लड़ा जाता है। वो उस चुनाव को बिल्कुल गाँव-गली की भाषा में ले जाते हैं, जिसको कि सभ्य समाज, जो भद्र लोग हैं, वो अपना नहीं मानते। उन्होंने गमछा लहराने को बिहार का प्रतीक बना दिया। खुद गमछा लहराया, और जो शपथ ग्रहण समारोह में खुद लोगों से गमछा लहरवाया चारों तरफ। राहुल गांधी में
वो कला अभी तक विकसित नहीं हो पाई है कि लोगों से लोगों की भाषा में कैसे संवाद करते हैं, कैसे उनको समझाते हैं, कैसे उनके साथ अपने को जोड़ते हैं। ये राहुल गांधी को शायद सीखना पड़ेगा। अगर नहीं सीखेंगे, तो लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ बहुत कमज़ोर हो जाएगी और लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ का कमज़ोर होना बहुत खतरनाक माना जाता है। जो आखिरी चीज़ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, वो बात ये करना चाहता हूँ कि बहुत शोर है दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट का और अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर के रोज़ नई कहानियाँ आ रही हैं, हर तरह की कहानियाँ आ रही हैं। सारे डॉक्टर्स देश के जो मुस्लिम डॉक्टर हैं या अब हिंदू डॉक्टरों के ऊपर भी ये संदेह होने लगा है कि ये डॉक्टर कहीं आतंकवादी गतिविधियों में तो नहीं शामिल है। तो ये कैसे इन्होंने क्या किया, कैसे बम बनाया, कैसे अल-फलाह यूनिवर्सिटी में निशान मिल रहे हैं, कहाँ-कहाँ ये लोग गए, जो भी उनकी लिस्ट में हिंदू-मुसलमान नाम है, सबके ऊपर शक गहराता जा रहा है, सब मान लिया मैंने। लेकिन एक सवाल का जवाब ना कोई टेलीविज़न चैनल दे रहा है, ना भारत सरकार दे रही है कि ये 3000 किलो आरडीएक्स हरियाणा में पहुँचा कैसे? क्या 3000 किलो हरियाणा में कौन ले आया? ये आरडीएक्स हिंदुस्तान में बना, अगर पाकिस्तान से आया तो बॉर्डर से आया होगा, तो पंजाब के बॉर्डर से आया, कश्मीर के बॉर्डर से आया, कहाँ से आया, ये पहुँचा कैसे? ये सवाल कोई क्यों नहीं उठा रहा है? और यही नहीं, 1900 किलो जो आरडीएक्स है, वो कश्मीर में कुलगाँव में जो रखा गया थाने में, वो वहाँ कैसे पहुँचा? क्या वो ज़ब्त किया गया था? उसकी खबर तो नहीं आई कि वहाँ ज़ब्त किया गया था। अगर ज़ब्त किया गया तो थाने में रखा गया था, तो ये जो लोग गए थे एनआईए के लोग और एक्सपर्ट लोग, ये उसके साथ कर क्या रहे थे? क्या वो ये सोच रहे थे कि इसमें से कुछ निकाल के रख लें, ताकि जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो या तो उसको बेच देंगे, जैसे आम तौर पे थाने के बारे में मानते हैं, या फिर ये था कि इसको रख दें, किसी के साथ इसको जोड़ देंगे और उस खुरपेंची में ही उस छेड़खानी में ही ब्लास्ट हो गया। पूरा थाना नहीं, आस-पास की पूरी बस्तियाँ जल गई, गाड़ियाँ जल गई। ये उसी आरडीएक्स का कमाल है और तीसरा 2700 किलो आरडीएक्स गुजरात में बरामद हुआ। 2 दिन खबर आई, उसके बाद वो खबर गायब हो गई। तो ये गुजरात में वो खबर क्यों गायब हो गई? वो कहाँ गया आरडीएक्स? उसके बारे में कोई खबर क्यों नहीं है? तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जो आरडीएक्स पहुँचा, पाकिस्तान से पहुँचा, चीन से पहुँचा, कहाँ से पहुँचा? ये सवाल और इसके पीछे कौन लोग हैं? आप देखिए पहलगाँव हमले की कोई जाँच नहीं हुई कि वो 300 किलो आरडीएक्स एक सरदार अफ़सर था, देवेंद्र सिंह, वो अपनी गाड़ी में लिए हुए घूमता रहा, यही उसके ऊपर इल्ज़ाम था। उसके बाद वो उसका क्या हुआ? बाद में पता चला कि वो रीइंस्टेट हो गया। ये कैसे हो गया? किसके कहने से रीइंस्टेट हो गया? और सतपाल मलिक जो भूतपूर्व राज्यपाल हैं, उन्होंने ये कहा था कि वो सारे कश्मीर में घूमता रहा और उस 3 दिन तक और उसकी कहीं कोई चेकिंग नहीं हुई। तो हमारी अपनी सुरक्षा व्यवस्था, हमारा अपना इंटेलिजेंस सिस्टम इतना वीक कैसे है? इतना कमज़ोर कैसे है? तो मैं ये मुख्य सवाल उठाता हूँ बड़ी विनम्रता के साथ देश के गृह सचिव से, गृह मंत्री से, श्री डोभाल साहब से, जो हमारे देश के सर्व प्रमुख जेम्स बॉन्ड हैं, जो सारी चीज़ों की देखभाल कर रहे हैं, जो हर चीज़ का फैसला ले रहे हैं। इस सवाल का जवाब तो दिलवाइए कि 3000 किलो आरडीएक्स हरियाणा में रोहतक में पहुँचा कैसे? किसकी कनेवेंस से पहुँचा? कैसे पहुँचा? इसके ज़िम्मेदार कौन हैं? बीएसएफ है रास्ते में, उसके पहले सेना है, सीआरपीएफ है, ये सब कई लेयर की इनकी सुरक्षा होती है। वहाँ से टहलता हुआ आप 3000 किलो कोई भी सामान देखिए, आरडीएक्स बहुत भारी होता है। आरडीएक्स 3000 किलो कैसे पहुँच गया यहाँ पर? इस सवाल का जवाब तो देना चाहिए। जिनके पास पहुँचा उन्होंने बम बनाए, वो डॉक्टर थे, उन्होंने खाद से लेकर के म चीज़ें निकाली, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता है, हमारे टेलीविज़न चैनल उनको भी बता रहे हैं कि इस तरीके से बम बनाया जा सकता है। टेलीविज़न चैनलों को ज़रा भी ये समझ में नहीं आता कि वो छोटे-छोटे बच्चों को बम बनाने की तकनीक सिखा रहे हैं।
अपराधियों को बम बनाने की तकनीक सिखा रहे हैं। जो चीज़ें भारत सरकार की भी वो एजेंसियाँ, मैं एनआईए की बात कर रहा हूँ, आप ये चीज़ें इन अखबार वालों को क्यों देती है, टेलीविज़न वालों को क्यों देते हैं? जो लोगों को बताते हैं कि बम ऐसे बनाया जा सकता है, विस्फोटक ऐसे बनाए जा सकते हैं, ये चीज़ मिला दो तो इस तरीके से विस्फोट भयानक हो सकता है, इस तरह से लोग मर सकते हैं। ये आप क्यों कर रहे हैं? आप देशद्रोह का काम कर रहे हैं। तो जब अपने ही घर में इतने होशियार और बुद्धिमान लोग बैठे हों, तो हम क्यों किसी पाकिस्तानी और किसी चीनी के ऊपर दोष लगाएँ? हम क्यों किसी अपराधी के ऊपर सोचें? जेलों के भीतर बैठे हुए अपराधी अपना साम्राज्य बाहर चला रहे हैं। उनके ऊपर कोई भी हमारा सिस्टम, हमारा लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम, हमारी जुडिशरी, हमारा सुप्रीम कोर्ट कोई भी निगरानी नहीं रखता। उनके ऊपर कोई भी सज़ा उसके ऊपर नहीं होती। जेलों से साम्राज्य चल रहा है। ये बड़े शान से दिखाया जा रहा है कि इतना ज़्यादा रिवॉल्वर या पिस्टल आई हैं पाकिस्तान से बाँटने के लिए। आई कैसे? ये क्यों नहीं बता रहे हो? पाकिस्तान से हमारे देश में ये पिस्टल्स आई कहाँ से? टेलीविज़न पे आप दिखा रहे हो कि ये पिस्टल बाँटने के लिए लाएँगे। अरे बाबा लाई गई लेकिन कौन ले आया? कौन-सा वो छेद है आर्मी का, वो कौन-सा छेद है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, वो कौन-सा छेद है सीआरपीएफ का, वो कौन-सा छेद है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का, जहाँ से सारी चीज़ें हमारे देश में आ जाती हैं। तो हम जड़ के ऊपर नहीं जाते हैं। हम बाहर-बाहर लोगों को वो कहानियाँ सुनाते हैं, जिससे लोग उन कहानियों में उलझ जाएँ और मूल सवाल न पूछें। तो ये जो हमारे देश में मैंने चुनाव की बात आपसे की कि ज़्यादा वोट कहाँ से आए? मैंने आपसे ये पूछा कि 3000 किलो रोहतक तक 1900 किलो कश्मीर तक और 23,000 किलो अम, यहाँ कैसे पहुँचा अम, गुजरात तक? इसका कोई जवाब तो दे कि आया कैसे? फिर आके कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, कौन डॉक्टर गायब हो गए, कहाँ गायब हो गए? आप पकड़ लेंगे क्योंकि हमारी सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत मज़बूत है और ये जो भगोड़ों के अब ये जो घुसपैठियों के नाम के ऊपर उनका कम से कम ये तो सवाल हो कि कितने घुसपैठिए हैं या पूरा का पूरा हमारा सिस्टम इलेक्शन सिस्टम, हमारा जो वोटर आईडी कार्ड है, ये बिल्कुल खत्म होकर के कोई नया शनाख्ती कार्ड बनेगा, कोई नया आइडेंटिटी कार्ड बनेगा जिसमें ये होगा कि ये इस देश के रहने वाले हैं, ये नहीं रहने वाले हैं। क्योंकि आज का वोटर आईडी तो सबके पास है, बड़ी आसानी से बन जाता है और जितने भी लोग जिनको आप घुसपैठिया कह रहे हैं, सबके पास हमारा वोटर आईडी भी है और हमारा आधार कार्ड भी है। तो फिर कैसे इसको पता लगाएँगे? ये सारे सवाल वो हैं, जिन सवालों का जवाब इलेक्शन कमीशन को देना है, भारत सरकार को देना है, सुप्रीम कोर्ट को देना है। हर जगह एक-दूसरे के ऊपर ज़िम्मेदारी डाल कर के लोग मामले को टाल देते हैं। पर ये सवाल वो हैं, जिन सवालों का अगर जवाब नहीं देंगे, तो हमारे देश की न्याय व्यवस्था, हमारे देश की कानून व्यवस्था और हमारे देश की चुनाव व्यवस्था एक ऐसे संदेह के घेरे में आ जाएगी, जिसमें लोग विश्वास करना बंद कर देंगे। लेकिन क्या किसी को, मैं फिर नाम लेता हूँ सरकार को, इलेक्शन कमीशन को या सुप्रीम कोर्ट को, लोगों के भरोसे की चिंता है भी या नहीं है? अगर होती, तो इतनी चाक-चौबंद व्यवस्था होती कि 3000 किलो रोहतक तक टहलता हुआ नहीं पहुँचता। ये आया है, कैसे आया है, इसकी कोई तलाश कहीं नहीं हो रही है और अगर हो रही है, तो आप जो कहानियाँ बता रहे हैं जिससे बच्चों को पता चल रहा है, नौजवानों को पता चल रहा है कि कैसे हम बम बना सकते हैं, कैसे विस्फोटक बना सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें मिला कर के हम उसको और खतरनाक बना सकते हैं। ये काम कम से कम एनआईए या जो दूसरे सोर्सेज़ हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेज़ से जुड़े हुए हैं, लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम से जुड़े हुए वो लीक नहीं करते। ये टेलीविज़न पर लीक नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये लीक हो रहा है और उसकी कहानियाँ बन रही हैं और उसमें चटखारे मिला कर के हमारे तथाकथित बड़े-बड़े संवाददाता, विशेषज्ञ उसको बता रहे हैं लोगों को। तो जब कुएँ में भांग ही पड़ी है, तो फिर क्या कहा जा सकता है? मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले रविवार आपसे फिर मुलाकात होगी। पर ये सवाल हैं, इन सवालों के ऊपर आप भी सोचिएगा कि नौजवान क्यों
ममदानी को अपना हीरो मानने लगे हैं। खासकर वो लोग जो एस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ हैं, क्यों उसको अपना नेता मानने लगे हैं। खासकर वो भी जो असंतुष्ट हैं, वो भी उसको अपना नेता क्यों मानने लगे हैं। और बाकी सवाल तो मैंने आपके सामने रखे। आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।